हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज की रिव्यू कमेंट्री के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल लीड और फेमस बिजनेसमैन शन यीफन को दिखाया गया। बिजनेस में सक्सेसफुल होने की वजह से उसने सबकी अटेंशन ले रखी थी और आज वो पहली बार मीडिया के सामने आने वाला है। सभी कैमरास उसी की तरफ थे और वो एक छोटी सी स्पीच देता है, पर असल में हम देखते हैं कि वो शन यीफन था ही नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था। एयरबड्स के थ्रू से शन यीफन ने जो कुछ बताया उसने मीडिया के सामने वही बोला और आखिर में शन यीफन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस की, जबकि बेचारा असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा नर्वस था। जैसे ही वो कैमरास की नजर से चुप गया तो कहने लगा कि बॉस पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप है कहाँ पर। एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर वो पूछने लगा कि बॉस आप चाइना जा रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे। इधर शन यीफन ने फोन बंद कर दिया और अपना पासपोर्ट लेकर चाइना को निकल पड़ा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जेन को दिखाया गया जो कि बहुत ही ब्रेव थी। एक शरीफ आदमी की हेल्प करने के लिए उसने बहुत से गुंडों को मार गिराया। वो आदमी इसका शुक्रगुजार होता है, जबकि जेन भी बिल्कुल हीरो की तरह फील कर रही थी। तभी रिंग बजी उसके फोन की और उसे जाग आ गई थी, यानी कि ये सिर्फ उसका खूबसूरत सा सपना था। वो फोन उठाते हुए कहने लगी कि कौन हो तुम जिसने मेरा सपना तोड़ दिया। पर आगे से इसको ही डांट पड़ गई कि जेन की बच्ची तुम अभी तक सो रही हो। उसकी आवाज सुनकर तो ये पूरी तरह से होश में आ गई थी। फौरन से उठकर भागते हुए उसके लिए दरवाजा खोला और हमें नरेटिव वॉइस में बता रही थी कि ये है मेरा एजेंट लुई। लुई ने इसे डांटना शुरू कर दिया कि आज तुम्हारा इम्पोर्टेंट ऑडिशन है और तुम अभी तक सो रही थी। पता नहीं वो क्या क्या कहकर इसे डांटता रहा। और इधर जेन हमें अपनी नरेटिव वॉइस में बताने लगी कि एक्ट्रेस बनना मेरा ख्वाब था पर मुझे हीरो बनना है, और ये लुई हर वक्त मुझे छोटा मोटा सा रोल दिला देता है। मेरी लाइफ में तो सिर्फ 3 ही चीजें बचकर रह गई, नॉवेल्स पढ़ना, खाना पीना और इस लुई की डांट सुनना। बेचारी काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन चाइना पहुंच आया था। वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा होता है, पर यहाँ ड्राइवर की नजरें उसी पर ही टिकी हुई थी। वो गाड़ी में कुछ स्मोक सा क्रिएट कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते शन यीफन बेहोश हो गया था। इधर जेन शूटिंग सेट पर पहुंच आई थी और हमेशा की तरह उसे लुई से डांट पड़ रही थी कि तुम्हें अपनी लाइंस याद क्यों नहीं होती। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जबकि जेन सामने 2 आदमियों को फाइट करते हुए देखकर कहती है कि क्या मुझे ऐसा वाला कोई रोल नहीं मिल सकता, हमेशा मैं प्यारी सी विलन ही क्यों बनूं। लुई उसे डांट रहा था कि तुम्हारी नाजुक कलाइयां लड़ने के लिए थोड़ी ना बनी है। दूसरी तरफ शन यीफन को किडनैप करके लाया गया था। जैसे ही उसे होश आया तो 2 आदमी हाथों में डंडे लिए उसके सामने खड़े थे, पर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। चलो जल्दी से मुझे मेरी कंपनी में छोड़कर आओ, मैं तुम दोनों को मिस्टर लियू से डबल गुना कीमत दूंगा। पर वो बोले कि डबल गुना हमारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। इधर जेन अपना रोल प्ले करते हुए हॉस्टल की तरफ भाग रही होती है और बस भागती ही चली गई, जबकि उधर शन यीफन ने उन आदमियों को 5 गुना रकम कह दिया और आखिर में तो 10 गुना कह देता है। इतनी रकम सुनकर तो अब वो आदमी भी मान गए थे, पर तभी एंट्री होती है जेन की। वो इन दोनों आदमियों को मारना पीटना शुरू कर देती है कि तुम दोनों यहाँ पर किडनैपिंग कर रहे हो। शन यीफन उसे हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने किडनैपर्स तक को ढेर कर डाला। इवन के पुलिस को कॉल तक कर देती है कि यहाँ पर किडनैपिंग हो रही है, मैंने किडनैपर्स को पकड़ लिया, बांध कर रखा है, आप लोग इस लोकेशन पर पहुँच जाओ। शन यीफन को उसने देखा तक नहीं था और तभी उसे लुई की आवाज सुनाई दी जो इसका नाम लेकर इसे बुला रहा था। अब ये जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली। शन यीफन उसका नाम सुनकर सोच रहा था कि इसका नाम भी जेन चाओ है और इसके पास से ये क्या गिरा, ये भी कोई खाने की चीज है भला। उधर जेन लुई के साथ ऑडिशन देने के लिए जा रही थी। वो इसे समझा रहा होता है कि कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, मैंने बहुत मुश्किल से डायरेक्टर से कहकर तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी मांगी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन अपनी कंपनी पहुंच आया था और उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, पर ऐसा लग रहा था कि वो सभी एम्प्लॉइज बहुत नर्वस है और उससे बात तक नहीं कर पा रहे। मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाए कि हमारी एक मीटिंग है, क्या हम उसे अटेंड कर ले। और शन यीफन ने उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए, खुद वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ लुई ने जेन को भी उसी कंपनी में ऑडिशन के लिए ड्रॉप कर दिया था। वो कंपनी के अंदर आकर सोच रही थी कि आखिर ये ऑडिशन हो कहाँ रहा है। वो इधर उधर देख रही होती है और जगह ढूंढ रही थी, साथ ही वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और जाने अनजाने में वो शन यीफन के रूम में पहुंच आई जो कि वही ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसकी आवाज
सुनकर ये दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा तो ये कोई और एक्टर है जो कि ऑडिशन देने के लिए ही आया होगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर लूं। पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर स्क्रिप्ट की लाइंस बोलना शुरू कर देती है, जबकि शनी फन तो डर ही गया था। जैसे ही उसने इसे देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ेन चाओ ये यहाँ क्या कर रही है। उससे बगैर कुछ कहे अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से जाने लगा, पर ज़ेन ने उसे पकड़ लिया था कि जा कहाँ रहे हो, अपनी लाइन जल्दी जल्दी से बोलो। उसके साथ प्रैक्टिस करने के चक्कर में उस बेचारे के शर्ट के 2 बटन भी तोड़ देती है और वो इसे हैरानी से देख रहा था कि ये क्या लड़की है। तभी ज़ेन ने बाहर किसी की आवाज सुनी कि ऑडिशन 2nd फ्लोर पर हो रहा है, जो सुनकर वो इसे कहने लगी कि चलो मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम भी ऑडिशन वाली जगह पर आ जाना और ये बटन तोड़ने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। उसको बटन्स पकड़ाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में ऑडिशन के लिए आई हुई लड़कियां शनी फन को डिस्कस कर रही थी कि देखो ये कितना हैंडसम है, मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है। ज़ेन भी उन लड़कियों की बातें सुन रही थी और चुपके से वो पिक्चर भी देख लेती है, जो देखकर वो कहने लगी कि अच्छा तो ये है मिस्टर शनी फन, इसमें हैंडसम होने की क्या बात। तभी उसे याद आया कि ओह ये तो उसी लड़के की तरह लग रहा है जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले मिलकर आई। जल्दी से अपना फोन निकालकर शनी फन के बारे में सर्च करती है। सामने से शनी फन भी अपने एक एम्प्लॉय को डांटते हुए आ रहा था और इधर ज़ेन को जब पता चला कि अभी अभी मैं जिसे ऑफेंड करके आई हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शनी फन ही है। यहाँ दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी। ज़ेन सोच रही थी कि अब तो मैं काम से गई, जबकि शनी फन अपने एम्प्लॉय से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, मुझे इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगले ही सीन में उसे ज़ेन चाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इवन के उसके बचपन की पिक्चर भी, जो देखकर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये वही है, ये 100% वही है। ज़ेन भी डरते डरते इसके रूम में इंटर हुई और पूछने लगी कि मिस्टर शनी फन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो बोला कि आओ चाओ चाओ, इस वक्त तुम 25 साल की हो। उसके हाई स्कूल का नाम बताया, बचपन में वो कहाँ रहा करती थी, वो किसके साथ खेलती थी, इतना कुछ बताया। इधर ज़ेन सोच रही थी कि ओ गॉड सिर्फ 2 बटन्स की खातिर इसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में वो लुई से कह रही थी कि पहले मुझे कुछ खाने दो, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें पता है वो मुझसे मेरी विश पूछ रहा था जैसे वो कोई अलादीन का जिन हो और मेरी सारी विशेष पूरी कर देगा। दूसरी तरफ शनी फन का असिस्टेंट भी चाइना पहुँच आया था कि जैसे ही आपके फादर को आपकी किडनैपिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे फौरन से आपके पास भेज दिया। आपने बताया कि आपको वो लड़की मिल गई है, कहाँ है वो इस वक्त। शनी फन ने बताया कि वैसे तो वो एक्ट्रेस है लेकिन उसे कोई भी अच्छा रोल नहीं मिल पाया जो कि मैं उसे देना चाहता हूँ। उधर ज़ेन सोच रही थी कि इसका मतलब वो मुझे रोल देने के लिए मेरे साथ सोना चाहता है। लुई बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला उसे लड़कियों की कमी होगी क्या। ज़ेन ने उसे याद दिलाया कि तुम भूल गए हो क्या, एक बार पहले भी तो ऐसा हुआ था, डायरेक्टर ने उसे रोल दिया और इसके बदले वो ज़ेन के साथ सोना चाहता था। पर आगे से ज़ेन बोली कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शनी फन ने उसे अपने पास बुला लिया था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसे मेन लीड का रोल ऑफर करता है, पर ज़ेन जानती थी कि इसके इरादे कुछ और हैं। वैसे तो ये उसे खरी खरी सुना देना चाहती थी, पर इसे याद आया कि लुई ने बताया था कि अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तो शायद दोबारा तुम्हें कभी भी कोई रोल ना मिल सके। इसलिए वो हर प्रोजेक्ट के लिए बहाने मार रही थी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं और आखिरकार वहाँ से भाग निकली। आफ्टर दैट वो अपने हाथों से बनाए हुए स्नैक्स को सेल करने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान शनी फन ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो समझ गया था कि ज़ेन को शायद एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो पैसा कमाना चाहती है और इसका भी बंदोबस्त उसने कर लिया था। नेक्स्ट सीन में ज़ेन के पास कुछ लोग आए थे जो उसे कहते हैं कि हमने आपको स्नैक्स सेल करते हुए देखा है और हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ज़ेन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। साइन करने के साथ साथ पूछने लगी कि कौन से वाले, जरा नाम बताओ। और जब उसने नाम बताया तो ये बोली कि उससे तो मुझे एलर्जी है, मैंने कभी बनाए भी नहीं। ओह अच्छा, तो उसी ने भेजा है ना तुम लोगों को। इधर असिस्टेंट सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कोरिएंडर से उसको एलर्जी होगी। वहाँ से वापस जाने के बाद असिस्टेंट शनी फन से कह रहा था कि आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बातों को समझ जाएगी। पर शनी फन बोला कि तुम जानते हो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट सीन में ज़ेन लुई को बता रही थी कि भाई वो तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये तो हरासमेंट हुई, पर मैं भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ, उसे अच्छा सबक सिखा दूंगी। जबकि शनी फन बहुत ज्यादा उदास था। फ्लैशबैक के सीन से हमें उसे डॉक्टर के पास दिखाया गया जहां वो पूछ रहा था कि डॉक्टर मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी सर्जरी होनी जरूरी है और अगर सच कहूँ तो सर्जरी भी बहुत रिस्की है, अगर इसे ज्यादा टाइम तक लटकाया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। पर शनी फन ने अपने भाई से वादा लिया था कि अगर आप मुझे 6 महीने के लिए चाइना वापस जाने दे तो फिर मैं सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। मैं चाइना जाकर अपनी विश को पूरा करना चाहता हूँ और मेरी विश ज़ेन की विश को पूरा करना है, यानी कि वो चाइना सिर्फ ज़ेन के लिए आया है ताकि उसकी
उसकी विश को पूरा कर सके। लेकिन मजे की बात ये थी कि जेन ने फैसला कर लिया था वो अपना घर यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर देगी ताकि शनी फन उसे ढूंढ ही ना सके, जहाँ वो इसके ख्वाबों ख्यालों में गुम था और उसके बचपन को सोच रहा होता है जब एक बार चाइल्डहुड में शनी फन ने उसकी पिक्चर क्लिक की थी और इवन के अपनी डायरी में भी लिख रखा था कि मैं उसकी हर ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वही दूसरी तरफ जेन अपना सामान पैक करके वहाँ से चली गई थी। शनी फन को जब इस बारे में खबर मिली कि वो अपना घर छोड़कर चली गई है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में लुई जेन को एक न्यू फिल्म प्रोडक्शन के लिए ले आया था और यहाँ आकर उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, इस फिल्म की फीमेल लीड चेंचिंग है और मेल लीड कॉन्ग जिन यानी कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। इस बात पर जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसका गिरबान पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? उस लड़की ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चीना और वो स्कमबैग भी यहाँ पर रोल कर रहा है, ऊपर से तुमने मुझे भी यहीं पे रोल दिलाना था। लुई उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि अच्छा गुस्सा थूक दो, वैसे भी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से डिफरेंट होती है। दूसरी तरफ शनी फन भी उसके पीछे इस होटल पहुँच आया था क्योंकि वो हर हाल में उसकी हेल्प करना चाहता है। रूम में जाने से पहले जेन की मुलाकात उस लड़की चेन चिंग और अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग जिन से हुई जो कि इसे डाउन फील करवाना चाह रहे थे, पर ये भी किसी से कम नहीं थी। उन दोनों को खरी खरी सुनाकर वहाँ से चली गई। फिर जब वो रूम में आई तो उसने देखा कि यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। उसे लुई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शनी फन को भी असिस्टेंट के थ्रू पता चल गया था कि जेन को किस तरह का रूम दिया गया है, जहाँ ये लुई को अभी बुरा भला कह ही रही थी। वही पीछे से स्टाफ मेंबर आया जिसने जेन को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था और बताया कि आपको इसके लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं, असल में वो वाला रूम खराब था इसलिए होटल ने आपके लिए दूसरा रूम अरेंज कर दिया। इस बात पर जेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ शनी फन वे सोच रहा था कि वो जेन को बताए बगैर किस तरह उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब चेंग चिंग और कॉन्ग जिन जेन को बुली कर रहे थे तब भी शनी फन ने देख लिया था और ये नहीं चाहता कि वो दोबारा कभी इसे बुली कर सके। अगली सुबह जेन अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट सेल कर रही होती है और शनी फन उसे दूर से देख रहा था। यहाँ चेंग चिंग ने दोबारा से उसे बुली करना शुरू कर दिया। चाहे जेन खुलकर उसे कुछ नहीं कह सकती, पर वो इतनी भी भोली नहीं कि आसानी से उसके हाथों बुली होती रहे। यहाँ असिस्टेंट ने शनी फन को बताया कि चेंग चिंग के अंकल इस फिल्म के प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए ही वो हर वक्त जेन को बुली करती रहती है। जैसे ही जेन की नजर इन पर पड़ी तो ये दोनों वहाँ से भाग निकले, पर जेन को उसकी गाड़ी देखकर शक पड़ गया था कि ये तो शनी फन की गाड़ी लग रही है। खैर यहाँ उसे एक लड़का स्किन केयर प्रोडक्ट्स देता है कि ये आपके लिए हमारी टीम की तरफ से, पर उसे यकीन ही नहीं आता कि मैं तो टीम की तरफ से भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। आफ्टर दैट वो फोन पर लुई से पूछ रही थी कि क्या वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स तुमने मेरे लिए बाय किए, और वो कहता है कि मैं गरीब सा बंदा भला इतने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ दोनों को एक साथ ही शनी फन का ख्याल आया और दूसरी तरफ से शनी फन ने अपने रूम का दरवाजा खोल दिया था। जेन ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गई, जल्दी से अपने रूम में भाग गई और सोच रही थी कि ये लड़का मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया। नेक्स्ट सीन में लुई भी यहाँ पर आ गया था। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस लड़के के साथ क्या किया जाए। जेन ने अपना सामान भी पैक कर लिया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रूम भी मुझे उसकी तरफ से दिया गया है। आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं सीधा सीधा जाकर शनी फन से बात करूंगी और फिर उसके रूम में जाकर उसे समझा रही थी कि देखो अगर तुम्हें मुझ पर क्रश व्रश भी है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। शनी फन उसे इमोशनल होकर बताने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें शायद याद ना हो लेकिन तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी और मैं बस उसका बदला चुकाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि तुम हर बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती हो। उसकी ये बात सुनकर जेन भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और नेक्स्ट सीन में वो लुई के साथ डिस्कस कर रही होती है कि हमने खामखाही उसे बुरा इंसान समझा, अब वो अमीर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो कोई धोखेबाज या घटिया इंसान होगा। वो तो एक बार वो किडनैप हो गया था और मैंने जाने अनजाने में उसकी हेल्प कर दी, बस उसी का बदला चुकाना चाहता है। लुई बोला कि हाँ तुमने ठीक कहा, रुको जरा, तुमने कब उसकी हेल्प की? ये सुनकर जेन जल्दी जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया गया जहाँ जेन का रोल होने वाला था अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग जिन के साथ, लेकिन उसे अपने सामने देखकर इससे बिल्कुल भी अच्छे से एक्टिंग नहीं हो पा रही
और डायरेक्टर बार बार इन्हें सीन कट करने के लिए कहता है, वो भी जेन की वजह से। आफ्टर दैट वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर इसे बुली कर रहे होते हैं कि जब तुम्हें एक्टिंग करनी आती ही नहीं तो यहाँ कर क्या रही हो। जेन भी उन पर लफ्जों की गोलाबारी करती रही और उन दोनों के जाने के बाद वो गुस्से से दरवाजे को लात मारकर तोड़ देती है, जिसके दूसरी तरफ शनी फन खड़ा था। वो भी इसे देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसने नुकसान कर दिया, इसका बिल इसके एजेंट को भेज देना। जबकि आगे से जेन कहने लगी कि नहीं नहीं प्लीज मेरे एजेंट से कुछ मत कहना, मैं इसका बिल खुद ही पे कर देती हूँ। ओह सॉरी, शायद मैं अपना फोन लाना भूल गई। इस पर शनी फन ने उसके हाथ से कुछ खाने की चीज ही ले ली थी कि बस इतना ही काफी है, और वो खुश होकर वहाँ से चली गई कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में जेन डायरेक्टर को बता रही थी कि ये स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई है और ये लाइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर चंचिन आगे से आते हुए कहती है कि ये लाइंस चेंज नहीं होंगी, तुम्हें इसी के साथ परफॉर्म करना होगा। बार बार उसे बुली कर रही थी कि आखिर मेरे अंकल इस फिल्म की प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये बात पीछे ही खड़ा शनी फन सुन रहा था। चंचिन जेन से कह रही थी कि अगर तुम्हें इस स्क्रिप्ट के साथ परफॉर्म नहीं करना तो मैं तुम्हें इस रोल से बाहर निकाल दूंगी। और तभी शनी फन आगे आते हुए कहने लगा कि बाहर ये नहीं बल्कि तुम निकलोगी, क्योंकि अब इस फिल्म की प्रोडक्शन का इन्वेस्टर मैं हूँ। और फिर वो जेन का हाथ पकड़कर अपने साथ साइड पर ले गया था। बजाय कि उसे शुक्रिया कहती, वो शनी फन को बुरा भला कहने लगी कि मैंने आपको मना किया है, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं खुद ही देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। जेन को लग रहा था कि ठीक है मैंने एक दफा इसकी हेल्प कर दी थी, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि ये मेरे पीछे पड़ जाए। जबकि शनी फन को लग रहा था कि इस लड़की के लिए तो जो मर्जी कर दो, ये तो कभी भी खुश नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ जेन एक प्रेग्नेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही थी, वही चेंचिंग जो कि मेन फीमेल लीड थी। शनी फन भी करीब में ही अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस आप जानते हैं कि ये लड़की कितनी नाशुक्री है, मगर आप फिर भी उसकी हेल्प करना चाहते हो। शनी फन को भी जेन की बातें याद आ रही थी, पर वो उसकी हेल्प करने पर गिव अप नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ चेंचिंग जेन से कह रही थी कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं छीना, मैं तुमसे तुम्हारा करियर भी छीन लेना चाहती हूँ। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर खुद को जानबूझकर पुश कर दिया और वो सबके सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वहाँ खड़े सभी लोग जेन को बुरा समझ रहे थे, जबकि चेंचिंग सबके सामने नाटक करते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बावजूद भी वो सब लोग जेन के पीछे पड़ गए थे कि हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। जबकि टाइम से ही लुई उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाते हुए ले गया, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली और उसे मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। दूसरी तरफ शनी फन अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे चाहिए कि वो मुझसे हेल्प मांग ले, इस वक्त सिर्फ मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी सामने से उसने जेन को आते हुए देखा, हिम्मत करके उसे कह ही देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर वो बोली कि ये मेरा मसला है और मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट लुई भी उसे समझा रहा था कि तुम्हें शनी फन की हेल्प ले लेनी चाहिए, पर वो नहीं मानी कि अगर मैं ऐसे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रही तो मैं खुद क्या करूंगी। हाँ मुझे याद आया, बाओलिन हर चीज को कैप्चर करता रहता है, मुझे लगता है कि उसने मेरी और चेंचिंग की कन्वर्सेशन भी जरूर कैप्चर की होगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाओलिन के पास आते हैं कि अगर तुमने अपने मोबाइल में कुछ कैप्चर किया है तो प्लीज हमें दिखा दो। वो मान ही नहीं रहा था कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन आखिरकार वो अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। जेन वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और बाओलिन से कहती है कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि तुमने हमारी वीडियो कैप्चर की, अब मैं उसकी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। आफ्टर दैट जेन और लुई बहुत ज्यादा खुश थे और उस वीडियो को अपलोड करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन इससे पहले ही लुई ने देखा कि जेन की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दिया गया था। जेन ने जब देखा तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई और कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। ऊपर से सब लोग भी उसी के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि वो फील कर सकती थी। दूसरी तरफ शन सोच रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है, मुझसे हेल्प मांग क्यों नहीं लेती। इधर लुई को भी कुछ डायरेक्टर्स ने कॉल करके जेन के साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया। इवन के एक डायरेक्टर ने जेन को उसके मुंह पर मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। इसके बारे में सोच सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उनसे बात करते हुए जेन ने सुन लिया कि डैड किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वो जल्दी से बहाना लगाकर कॉल काट देती है। यहाँ शनी फन उसके इंतजार में था कि कब वो मेरे पास आए और मुझसे हेल्प मांगे। इवन के गाड़ी में भी जाते हुए वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहाँ वो पिक्चर लेने के लिए मना
मना कर रहा था, पर जेन बोली कि अगर तुम पिक्चर नहीं खिंचवाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर दूंगी। जेन भी अकेले में चलते हुए उन सब बातों को सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और अचानक से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते जब वो बहुत ज्यादा थक चुकी, तभी सामने से गाड़ी में शनी फन पहुंच आया था, जो इसे देखकर जल्दी से इसके पास आता है और ये भी उसके हाथों में बेहोश हो गई। तो शनी फन उसे उठाते हुए अपने घर ले आया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। जब जेन को होश आया, वो अपने रूम से बाहर आती है और अब उसने ठान ली थी कि वो शनी फन से हेल्प ले लेगी। आखिरकार हिम्मत करके कह डाला, पर वो कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें कोई फेवर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊँ, मेरा मतलब कि चेंचिंग और कोंगजिन से ज्यादा फेमस हो जाऊँ, बाकी मुझे इतना भी कोई शौक नहीं। शनी फन बोला कि भला तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो, जिस पर जेन सोच में पड़ गई थी और कहने लगी कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ लेकिन मैं स्नैक्स बनाना जानती हूँ जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप चाहो तो मैं पूरे 1 साल तक रोज रोज आपको बनाकर दे सकती हूँ। ये सुनकर शनी फन बोला कि 1 साल। जेन कहने लगी कि अगर 1 साल कम है तो 3 साल भी, इवन के 5 साल भी कर सकती हूँ, और अगर आप कहो तो 10 साल तक भी। शनी फन इतने सालों का सुनकर इमोशनल हो गया और कहने लगा कि अच्छा बस कर जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोलिब्रेशन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जेन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में शनी फन ने अपनी पूरी एफर्ट स्टार्ट कर दी थी जेन को फेमस करने की। अपने स्टाफ मेंबर्स को बता रहा था कि किसको क्या करना है, जो देखकर लुई और जेन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उसने जेन के लिए एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखवा दी थी। उसे स्पीच पकड़ा देता है कि तुम्हें क्या बोलना है, और उसके कान में ईयरबड भी लगा दिया। जेन के लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। पहले तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो इसे मैनेज करने लगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेन से उन प्राइवेट पिक्चर्स के बारे में सवाल किया गया, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। और इधर शनी फन उसे कहता है कि सबके सामने बाव करके उनसे माफी मांग लो, लेकिन जेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उसने कान से एयरबड बाहर निकाल लिया था और सबसे कहने लगी कि भला इसमें क्या बुरा है, अगर मैंने ऐसी पिक्चर्स बनवा ली थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लड़की को बुरा कैसे कहा जाए अगर उसे खुद भी इस बात का अंदाजा ना हो कि उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकलेगा। इस तरह की कुछ इमोशनल स्पीच करती है, जो सुनकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। जेन वहाँ से चली जाती है और बाद में लुई से पूछ रही थी कि मैंने ठीक कहा ना। इधर शनी फन भूखे शेर की तरह गुस्से में उसे देख रहा होता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था और पूछने लगा कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर अपना दिमाग क्यों लगा रही हो। दोनों के बीच में काफी बहस हुई और जेन ने उसे अपनी बात अच्छे से समझा दी थी कि मैं फेमस जरूर होना चाहती हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। कहीं न कहीं शनी फन पर भी उसकी बातों ने असर कर दिया था और वो सब कुछ भूलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर लेता है। असिस्टेंट को उसे देखकर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी कि आज पहली बार शनी फन किसी से बहस में हार गया है। कुछ देर बाद शनी फन का आमना सामना चेंचिंग से हुआ, जो इसे बात करना चाहती थी, पर वो बोला कि हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं। और चेंचिंग बोली कि अगर मैं कहूँ कि मुझे जेन के बारे में बात करनी है। उसके हाथ में जेन की पिक्चर देखकर इसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जेन की जब आंख खुली और वो अपना मोबाइल फोन चेक करती है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, उसे माफी मांग रहे थे जिसने पहले उसे बुरा भला कहा था। दूसरी तरफ चेंचिंग शनी फन को मैनिपुलेट कर रही थी कि आप एक गलत लड़की का साथ दे रहे हो, कल को वो सबके सामने ये क्लेम करने लग जाएगी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट यूवी कहने लगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये आपसे क्या बात करने के लिए आई थी। और शनी फन बोला कि उसकी एक बात तो सच ही है, अगर मैं जेन को अपनी गर्लफ्रेंड कह दूं तो वो एक रात में ही फेमस हो जाएगी। तब तक जेन भी इसके पास पहुंच आई थी फर्स्ट डे के स्नैक्स देने के लिए। वो बात बात पर इसे गॉड ऑफ वेल्थ कह रही थी, जबकि शनी फन बोला कि हम दोनों की इक्वल कोलिब्रेशन है, इसलिए तुम्हें मुझे गॉड ऑफ वेल्थ कहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में शनी फन उसे शॉपिंग के लिए लेकर आया था और कुछ लोगों को भी उसने रेडी कर रखा होता है ताकि इन दोनों की पिक्चर्स ले सके और सबको ये लगे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी शॉप्स देखने के बाद भी जेन ने कुछ नहीं लिया। वो कहती है कि मैं तो बस विंडो शॉपिंग करने के लिए आई थी, इसी से ही तो स्ट्रेस रिलीज होता है। शनी फन अब यूवी को प्लान बी पर काम करने के लिए कहता है, जो कि रोमांटिक डिनर था। डिनर के दौरान शनी फन थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर जेन ने वो सब कुछ भी खराब कर दिया। यानी कि जेन के होते इस तरह के रूमर्स फैलना तो बहुत ही मुश्किल काम था। आफ्टर दैट शनी फन जब घर वापस जा रहा था तभी एलिवेटर में उसकी
की मुलाकात मिस्टर मू चैंग से हुई, जो कि अच्छा खासा रिच बिजनेसमैन था। दोनों एक दूसरे को हकारत की नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन बात तक नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को जानते जो नहीं। चैंगमू को बताया गया कि ऑडिशन के लिए सभी एक्ट्रेसेस की पिक्चर आपके टेबल पर रख दी गई है, जिसमें से उसे सबसे ज्यादा जेन की पिक्चर पसंद आई। दूसरी तरफ जेन को एक खूबसूरत सा ड्रेस पार्सल में मिला और जब उसने ओपन करके देखा तो वो सोच रही थी कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है और इस पर प्राइस टैग भी नहीं। अरे हाँ, यूवी ने बताया था कि शनी फन मुझे आज शाम किसी इवेंट पर लेकर जाने वाला है, यकीनन ये ड्रेस उसी ने ही भेजी होगी। इधर चैंगमू को उसके असिस्टेंट ने बताया कि आपके कहने के मुताबिक वो ड्रेस उस लड़की को पार्सल कर दी गई है और वो खुश हो रहा था कि यकीनन उसे सरप्राइज मिला होगा। नेक्स्ट सीन में शनी फन जेन के आने का वेट कर रहा था और जैसे ही वो इसके सामने आई तो ये तो उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। जेन ने उसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि अच्छी लग रही हो और फिर जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, इससे पहले कि वो ज्यादा पिघल जाता। आफ्टर दैट गाड़ी में बैठकर भी जेन बार बार इसे बात करती रही, लेकिन शनी फन उसे इग्नोर करता है क्योंकि अगर उसने एक दफा उसे देख लिया तो देखता ही रह जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर मू चैंग भी उस इवेंट में जा रहा था और वो यही सोच रहा होता है कि यकीनन सभी लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब होंगे। लेकिन जब वो इवेंट के अंदर आया तो उसने देखा कि सभी लोग आपस में शनी फन की बातें कर रहे हैं। पता नहीं ये शनी फन है कौन, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर में शनी फन भी जेन को लेकर उस इवेंट में इंटर हो जाता है और रिपोर्टर्स फौरन से उसके पास आकर उसे सवाल करने लगे कि आपका मिस जेन से क्या रिलेशनशिप है। जेन तो उसे दूर भागी जा रही थी, पर शनी फन ने उसे सबके सामने खुद के करीब कर लिया था और अगले ही सीन में जेन उसे डांट रही थी कि ये तुम क्या गेम खेलना चाह रहे हो। शनी फन ने बताया कि तुम मेरे स्टेटस का यूज करके फेमस हो सकती हो और ये आसान रास्ता है, पर जेन को ये पसंद नहीं आया। उसे काफी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वही चैंगमू ने जब उसे अपने पास आते हुए देखा तो वो दिल ही दिल में खुश हो गया कि इसने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने इसे दी थी, यकीनन ये मुझसे मिलने के लिए आ रही है। जबकि जेन ने उसे देखा तक नहीं, बेचारे मू चैंग का मुंह तो देखने वाला था। वो सोच रहा था कि क्या ये मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में जेन ने अपनी रूटीन लाइफ वापस से स्टार्ट कर दी थी। उसे शनी फन की वजह से बहुत से डायरेक्टर्स की कॉल्स आ रही थी और उसे ऑफर कर रहे होते हैं, पर वो किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट यूवी शनी फन से कह रहा था कि ये कैसी लड़की है, हमने इसकी इतनी मदद की और अब ये किसी कॉल का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही। मगर शनी फन अभी भी उसे हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था और असिस्टेंट को समझ नहीं आती कि बॉस को हो क्या गया है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगले सीन में शनी फन का बड़ा भाई शेनमिंग अब्रॉड से वापस आकर उसे पूछ रहा था कि आखिर उस लड़की जेन में ऐसी क्या बात है कि जब तक वो फेमस ना हो जाए तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। जिस पर शनी फन ने जवाब दिया कि भाई क्या आप फर्स्ट साइट लव पर बिलीव रखते हो। दूसरी तरफ मू चैंग की असिस्टेंट किसी भी तरह जेन को उसके पास ले आई थी और उसके रूम में इंटर कर देती है। जैसे ही जेन ने उसे देखा तो वो इसे कहने लगा कि इधर आकर मेरे पास बैठो। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे पास क्यों बैठूं, लेकिन खैर मैं तुम्हें भी देख लेती हूँ। जिसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ गई। इधर शनी फन अपने भाई को बता रहा था कि मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, पर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं उसके सारे काम सीधे कर दूं ताकि बाद में मेरी रूह तड़पती ना रहे। रोते हुए रूम से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो हमें पता चला कि वो अपने भाई के सामने नाटक कर रहा था। जेन भी मू चैंग के रूम से बाहर आ जाती है और हमें दिखाया गया कि उसने मू चैंग को बहुत बुरी तरह से बांध रखा था। गाड़ी में जाते हुए शनी फन को ये खबर मिली कि जेन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है और अगले ही सीन में वो उसके घर पहुंचाया था कि ना तो तुम फेमस होने के लिए मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हो और अब तुमने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। इस पर जेन उसके साथ बहस करने लगी कि तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ लेते कि मैंने उसे क्यों मारा, मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। असिस्टेंट यूवी को उसके इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया, पर शनी फन अभी भी गिव अप नहीं करता और उस रूम की सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग लाने के लिए कही। रिकॉर्डिंग देखने के बाद शनी फन समझ गया कि इसमें जेन की कोई भी गलती नहीं। वो लड़का इसे टच करने की कोशिश कर रहा था। इवन के मू चैंग जेन से कह रहा था कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं यू ग्रुप का सीईओ हूँ, पर जेन ने उसकी एक भी ना सुनी। नेक्स्ट सीन में जेन 1 बाय 1 करके उन सभी डायरेक्टर्स के पास जाती है जहाँ शनी फन ने उसके लिए रोल अरेंज किया था, मगर अब उनमें से कोई भी इसे रोल देने के लिए तैयार नहीं था। एट द एंड एक डायरेक्टर इसे एक फाइटिंग वाला रोल
रोल दे देता है, पर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाई, डायरेक्टर के साथ साथ यूवी भी हैरान हो गया था और उसकी ये स्किल देखकर वो डायरेक्टर फौरन उसे वो रोल दे देता है। आफ्टर दैट ज़ेन मजे मजे से बाओलिन के साथ बातें कर रही थी कि तभी लुई ने आकर बताया कि तुम्हारा वो रोल भी हाथ से निकल गया। इस पर ज़ेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जरूर इसके पीछे उस मूचेंग का हाथ होगा। जबकि दूसरी तरफ मूचेंग को दिखाया गया कि अब उस लड़की को अच्छा सबक मिल गया होगा, यकीनन वो मुझसे माफी मांगने के लिए आती ही होगी। जबकि ज़ेन जोर जोर से शनी फन का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है कि कहाँ हो तुम, दरवाजा खोलो। और उसका घर मूचेंग के बिल्कुल सामने था, तो ये भी चोरी छुपे देखने लगा। शनी फन दरवाजा खोलकर जाने लगा कि मुझे एक मीटिंग के लिए देर हो रही है। जबकि ज़ेन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मूचेंग मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचकर ज़ेन उसे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना चाहिए। और शनी फन बोला कि सोच लो, बाद में तुम्हें अफसोस ना हो। जैसे ही शनी फन ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला तो ज़ेन ने देखा कि ये तो फेमस मार्शल आर्टिस्ट ज़ेंग जू है। लुई भी उसे बहुत अच्छे से जानता था और अब ये दोनों शनी फन के खेल को समझ गए कि अच्छा, तो उसने जानबूझकर मूचेंग को वो सब कुछ करने दिया क्योंकि इसका फोकस एक बड़े काम पर था। नेक्स्ट सीन में ज़ेन बहुत सारे स्नैक्स लेकर शनी फन के आने का वेट कर रही थी और जैसे ही वो इसके सामने आया तो ये उसे माफी मांग लेती है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर शनी फन बोला कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर ज़ेन को दिल में काफी अच्छा लगा। इसी दौरान मूचेंग ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। किसी ने उसे कॉल करके बताया कि तुम्हें शनी फन और उसकी लड़की से दूर रहना चाहिए, पर मूचेंग कह रहा था कि अब तो मुझे यही लड़की चाहिए। अगली सुबह शनी फन ज़ेन को सामने बिठाकर उसे लड़कियों की पिक्चर्स दिखाते हुए बता रहा था कि ना तो तुम इनसे ज्यादा प्यारी हो और ना ही कोई ऐसी बात है कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा फिगर है। इसलिए अगर रियलिटी की बात करें तो जिसमें तुम अच्छी हो क्यों ना उसी पर फोकस किया जाए, यानी कि मार्शल आर्ट। ज़ेन ये सुनकर खुश हो गई थी क्योंकि उसे तो हमेशा से ही फाइटिंग वाला रोल प्ले करना है। नेक्स्ट सीन में वो काफी सारे स्नैक्स लेकर शनी फन का शुक्रिया अदा करती है। उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर शनी फन भी उससे हाथ मिला लेता है और इसके बाद ये इसे अपनी फाइटिंग स्किल्स के बारे में बता रही थी। शनी फन इसको प्यार भरी नजर से देखता रहा और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। दूसरी तरफ चेंगचिंग मूचेंग से मिलने के लिए आई थी और उसे कुछ पटिया पढ़ा रही होती है क्योंकि वो चाहती थी कि मूचेंग उसे कोई अच्छी पोजीशन दे दे। नेक्स्ट सीन में शनी फन ज़ेन के घर आता है कि मैं तुम्हें मिस्टर ज़ेंग जू के ट्रेनिंग अकेडमी ले जाने के लिए आया हूँ। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था और जब शनी फन ने पूछा कि इतने सारे बैग्स में क्या है तो वो बोली कि कपड़े। और क्या तुम्हें पता तो है हम औरतों का। जबकि वो अपने असिस्टेंट यूवी को अंदर बुलाकर ये बैग्स चेक करने के लिए कहता है और जब उसने चेक किए तो इसमें बहुत सारे स्नैक्स पड़े हुए थे। बेचारी ज़ेन भी शर्मिंदा हो गई और नेक्स्ट सीन में उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ट्रेनिंग अकेडमी सिर्फ एक बैग के साथ लाया गया। शनी फन मास्टर ज़ेंग जू से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनकर यूवी सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फादर अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए आया हो। आफ्टर दैट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें ज़ेन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। सभी लोग उसे काफी अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट करना जानती थी। जबकि दूसरी तरफ शनी फन को हर वक्त ज़ेन के मैसेज का इंतजार रहता है। उसकी ये वाली हालत देखकर यूवी को दिल ही दिल में उस पर हंसी आ रही थी। खैर वो दोनों अपनी लाइफ की हर एक छोटी बड़ी चीज एक दूसरे को मैसेज करके बता रहे होते हैं और इस तरह करके इन दोनों का टाइम गुजरता रहा। शनी फन उसे रिप्लाई करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता और साथ ही साथ उसे समझाता भी है कि तुम्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में ज़ेन ने देखा कि मास्टर ज़ेंग जू अपना सिग्नेचर मूव खेल रहे हैं जिसे कि ज़ेन हमेशा सीखना चाहती थी। तो वो आगे आकर इनसे पूछने लगी कि क्या आप मुझे ये वाला मूव सिखा सकते हैं। लेकिन मास्टर ज़ेंग जू खुद भी अपसेट थे क्योंकि ये वाला मूव उनसे अच्छे से नहीं खेला जा रहा, शायद वो बूढ़े हो गए हैं। ये कहकर वहाँ से चले गए कि माफ करना, मैं अब ये वाला मूव किसी को भी नहीं सिखाता। जो सुनकर ज़ेन को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर वो अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लेने के लिए बाहर आती है और उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो शनी फन उसके सामने खड़ा था कि ये पार्सल तुम्हारा है क्या? मैंने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया था ना और तुम फिर वही कर रही हो। जबकि ज़ेन सोच रही थी कि ओ गॉड, ये तो अब मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाला है। उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगी कि वो देखो वो क्या हो रहा है। फिर जल्दी से उसके हाथ से खाना लेकर वो टेरेस पर आ गई थी। कहने लगी कि माफ करना, मैं ये खाना खाए बगैर नहीं रह सकती, मेरा बहुत दिल कर रहा था। शनी फन उसे गुस्से में घूरने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में चाइल्डहुड का सीन दिखाया गया, जहां जेन शनी फन से कह रही थी कि आओ बाहर खेलने चले, और वो बोला कि नहीं, खेलना वेस्टिंग ऑफ टाइम है। और जेन कहने लगी कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। जैसे ही वो जंप करने लगी तो शनी फन उसे बचाने के लिए जाता है। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। जेन जंप करने लगी थी और शनी फन उसे बचाने के लिए आगे आया, पर जेन फौरन से साइड पर उतर आई। साथ ही उसे समझाने लगी कि मिस्टर शनी फन, ऐसे मोमेंट्स में मुझसे जरा दूर ही रहना। बचपन में मैं एक बीमार बच्चे के ऊपर गिर गई थी, बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। शनी फन ने हैरान होकर जवाब दिया कि तुम्हें वो बच्चा आज भी याद है, और फिर यू टर्न लेते हुए कहने लगा कि तुम मार्शल आर्ट्स के सारे मूव्स क्यों सीखना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए? जेन बोली कि अगर किसी काम को आपने अपनी पूरी लाइफ में करते हुए एंजॉय किया हो तो उस काम पर गिव अप नहीं किया जाता। नेक्स्ट सीन में सेट पर एक न्यू कैरेक्टर मिस ली शाओ की एंट्री होती है, जो कि एक्ट्रेस थी, पर वो और लुई एक दूसरे को बहुत दर्द भरी नजर से देखने लगे। बाओलिन को इन दोनों पर शक हुआ। वो ली शाओ से पूछने लगा कि मैंने सुना है आप और लियू एक दूसरे के स्कूल फेलोज थे, पर वो बोली कि मैं इसको नहीं जानती। और इसके बाद जब लुई उसे कॉफी देने की कोशिश कर रहा था तब भी उसने मना कर दिया और वाटर बोतल ले ली। बाओलिन जेन को भी कॉल करके इस बारे में बता देती है, पर वो यकीन ही नहीं करती कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मुझसे ये कह रहा हो कि शनी फन को मुझ पर क्रश है। दूसरी तरफ शनी फन को दिखाया गया, जो कि बहुत उदास बैठा अपने बचपन को सोच रहा था। बीमार होने की वजह से वो किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर पाता था। नेक्स्ट सीन में जेन मार्शल आर्ट की मूव्स प्रैक्टिस कर रही थी और मास्टर जेंगजू भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ एक लड़का उसकी वीडियो बनाते हुए कहता है कि कितनी शौकिया मार रही है। दूसरी तरफ शनी फन मिस्टर जेंगजू से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जेन बहुत अच्छी लड़की है और वो सच में मार्शल आर्ट के सारे मूव सीखना चाहती है। अगर आपको बेहतर लगे तो आपको उसे सिखा देना चाहिए। लेकिन मास्टर जेंगजू उसे मना करके वहाँ से चले गए, और इसके बावजूद भी शनी फन को पूरा यकीन था कि वो जेन को जरूर सिखाएंगे। फिर जब वो जेन से मिलने के लिए आया तो वो भी पूरी मोटिवेटेड थी कि मुझे पूरा यकीन है मास्टर जेंगजू मेरी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट सीन में शनी फन का भाई शेनमिंग उसे सर्जरी करने के लिए मना रहा था, लेकिन ये उसकी पूरी बात सुने बगैर ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उसे जेन की कही हुई बात याद आ रही थी कि अपनी लाइफ में जब आपने किसी काम को करते हुए एंजॉय किया हो तो उस पर आप गिव अप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जेन लगातार उन मूव्स को प्रैक्टिस करते जा रही थी और मास्टर जेंगजू भी दूर से उन्हें देख रहा था। उन्हें इसे देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब वो भी इस तरह प्रैक्टिस किया करते थे। इसी दौरान गिरकर उसे चोट आ गई थी और मास्टर जेंगजू जल्दी से इसे रेस्क्यू करने के लिए आए, पर ये बोली कि मैं ठीक हूँ, मुझे और प्रैक्टिस करनी है। मास्टर जेंगजू ने जवाब दिया कि मेरे साथ चलो, क्या तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगी? ये सुनकर वो खुश हो गई, क्योंकि मास्टर जेंगजू ने उसे अपना स्टूडेंट कहा। थोड़ी देर में शनी फन भी यहाँ पर पहुँच आया था, और उसने जब मास्टर जेंगजू को जेन का ऐसे ख्याल रखते देखा तो उसे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो समझ चुका था। नेक्स्ट सीन में जेन के साथ चलते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, और वो बोली कि जब मैंने गिव अप नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि कभी न कभी ये ख्वाहिश पूरी होनी ही थी। यहाँ लिन शाओ बातों ही बातों में लुई के सामने नी शाओ का जिक्र कर रहा था कि उसकी एक पुरानी मूवी स्क्रीन पर आने वाली है। वैसे सच बताओ, तुम दोनों स्कूल फेलोज नहीं थे क्या? लुई बोला कि प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, मैं काम कर रहा हूँ। बाओलिन एक्टिंग करते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन चोरी छुपे इस पर नजर रखी हुई थी, और लुई ने भी जैसे ही उसे जाते देखा तो वो अपना मोबाइल ओपन करके देखता है और फिर उस फिल्म को देखने के लिए पहुंच आया था। बाओलिन भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। लिन शाओ स्टेज पर आकर इस मूवी के बारे में बताने लगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं 18 इयर्स की थी, और इधर लुई को याद आया कि ये तो उन दोनों की ही स्टोरी है। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वो पहली बार ली शाओ से मिला था, पर वो ज्यादा देर तक नहीं सुन पाया और उठकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में ली शाओ अकेली बैठी हुई थी और लुई उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुम बहुत फेमस एक्ट्रेस हो, कोई भी तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक कर लेगा। निशा बोली कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे ये समझा रहे हो क्या? खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उठकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में मूचेंग शनी फन को देखकर उसे लड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा, देख लेना मैं जेन को तुमसे छीन लूंगा। जबकि शन उसका हाथ हटाते हुए बहुत काम वे में उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम अपना मजीद नुकसान नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। नेक्स्ट सीन में मूचेंग की असिस्टेंट उसे बता रही थी कि वो लड़की जेन इस वक्त हॉस्पिटल में है,
पहले तो मूचेंग ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि अगर ऐसी हालत में लड़की की केयर की जाए तो वो इम्प्रेस हो जाती है और ये मेरे पास उसे इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। अगले सीन में शनी फन ने यूवी को जेन की टांग पर नजर रखने के लिए बिठाया था और जेन उसे कहती है कि ऐसे घूरना बंद करो, पर वो बोला कि ये मेरी ड्यूटी है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसके बाद जेन उसे खामखा में परेशान करने के लिए कभी क्या काम करने को कहती है और कभी क्या काम, ताकि वो बैठ ना पाए। आखिरकार यूवी को भी बहुत गुस्सा आ गया और बाहर आकर शेन से कहता है कि पता नहीं ये कौन सा मुश्किल काम आपने मेरे जिम्मे लगा दिया। तभी उन दोनों ने मूचेंग को अपने आदमियों के साथ आते हुए देखा, जो कि जेन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और खाने का सामान लेकर आया था। उसका रूम देखते हुए कहता है कि ये बहुत छोटा है, मैं तुम्हारे लिए चेंज करवा दूंगा और इसमें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं। जबकि जेन शनी फन को मैसेज करके पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बोला कि मुझे क्या पता, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया होगा, तुम खुद ही इससे निपट लो। जो कहकर वहाँ से जाने लगा। यूवी बोला कि बॉस आप जेन को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या, जिस पर वो बोला कि ये कोई बच्ची नहीं है, इन जैसे आदमियों से इसे डील करना आना चाहिए। आफ्टर दैट जेन उसके लाए हुए सामान को बहाने कर करके इनकार करती रही, लेकिन मूचेंग बाज नहीं आया। वो कल को इसके लिए और बहुत सारे गिफ्ट्स ले आया था कि यकीनन ये तुम्हें पसंद आएंगे। पर इधर शनी फन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जेन के पास आते हुए उसे कहने लगा कि मेरे साथ चलो। मूचेंग बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो और शनी फन बोला कि मैं अपनी बंदी को साथ लेकर जा रहा हूँ। साइड पर आने के बाद जेन से कहती है कि तुम्हारा तरीका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और शनी फन कहने लगा कि तुम्हें रिजेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता। जेन ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनाना चाह रही थी। और शनी फन बोला कि मैंने कहा था ना कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी को भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। खैर कल से तुम दोबारा फिल्म क्रू को ज्वाइन कर रही हो। जो सुनकर जेन खुश हो गई थी और खुशी के मारे जंपिंग करने लगी। इधर शनी फन भी जाते हुए दिल ही दिल में हंस रहा था। दूसरी तरफ बेचारा मूचेंग अभी भी गुस्से में खड़ा था कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, ये मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। नेक्स्ट सीन में जेन फिल्म क्रू में वापस आ गई थी। लुई के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रही होती है। जैसे ही निशा वहाँ पर आई तो ये उसे कहने लगी कि तुम्हें नहीं लगता मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर इसे पता चला कि मेरे एजेंट तुम हो तो कहीं मेरी हेल्प करने से ये मना ही ना कर दे। लुई उसे चुप करके खामोश बैठे रहने के लिए कहता है। इधर निशा ने भी शायद सुन लिया था, वो उठकर वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो एक सीन परफॉर्म कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा सैड था और उसका ये सीन देखकर तो लुई के आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि जेन बार बार उसकी वीडियोस देखती रही और फिर शनी फन को कॉल करते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे रियलाइज हो ही गया कि मेरी एक्टिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। शनी फन स्माइल करते हुए कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ, तुम्हें कुछ अच्छा तो रियलाइज हुआ, अब दरवाजा खोलो जाकर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक एक्टिंग कोच खड़ी थी जिसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और ये सुनकर जेन खुश हो गई कि आप कितने अच्छे हो, बगैर कहे ही सब कुछ समझ लेते हो। इधर यूवी देख रहा था कि बॉस काफी अच्छे मूड में है, लेकिन जैसे ही उसने कॉल काटी तो वो यूवी के साथ दोबारा रूड हो गया था। जो देखकर बेचारा यूवी सोच रहा था कि जेन के साथ बात करते हुए तो इतना खुश हो रहा होता है और मुझे हर वक्त काटने को दौड़ता है। नेक्स्ट सीन में जेन का निशा के साथ एक एक्टिंग सीन था जो वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और बाद में बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। उसने निशा से सॉरी कहा पर वो बोली कि सॉरी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि बाकी सबसे करना चाहिए क्योंकि तुम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। ये बात जेन को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है, पर तभी शनी फन आकर उसे मोटिवेट करने लगा कि तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो, उसे देखो ना, वो अपना बच्चा संभाल रही है और अपने करियर को भी, बल्कि तुम्हें उसकी बातों को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए। जेन अब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लुई से मजाक मजाक में निशा के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर तुमने कॉलेज लाइफ में उसके साथ ऐसा क्या कर दिया था कि वो मुझसे भी नफरत करने लगी है। लुई बोला कि ज्यादा चेंज करना बंद करो और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जो कहकर वो चला गया। तभी वहाँ पर शनी फन आ पहुँचा जो जेन से उसकी प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा था। वो बोली कि मेरा नेक्स्ट सीन एक रिच सीईओ के साथ होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। शनी फन इसके लिए कुछ खास राजी नहीं था और तभी वहाँ पर एंट्री हुई मिस्टर मूचेंग की, जिसे देखकर शनी फन कहने लगा कि तुम्हारा रिच सीईओ आ गया है, तुम चाहो तो इसके साथ प्रैक्टिस कर लो। जबकि मूचेंग शनी फन को देखकर उसे ताने मारने लगा कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो हर वक्त तुम यहाँ पर नजर आते हो। उसने जवाब दिया कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तभी जेन कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं सीधे सीधे लफ्जों में तुम्हें रिजेक्ट करूँ? तो सुनो फिर, ना
मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी ऑफर्स में, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे पीछे आना बंद कर दो, बल्कि 1 मिनट जरा मेरे साथ मेरे रूम तक चलो। मू चेंग सुनकर खुश हो गया था कि शायद अभी भी कुछ न कुछ बन जाए और उसके पीछे चलने लगा। पर ये शन यीफन को सुनकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जबकि जेन अपने रूम से एक बॉक्स निकालकर उसे पकड़ा देती है कि ये लो अपना वो ड्रेस जो तुमने मुझे भिजवाया था। मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो उसे यूज कर लो और दोबारा मुझे इस तरह का कोई भी गिफ्ट मत भेजना, अब जाओ यहाँ से। शन यीफन साइड पर खड़ा उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मू चेंग के जाने के बाद जेन उसे पूछने लगी कि अब बताओ तुम्हें मेरी रिजेक्शन का तरीका कैसा लगा। वो बोला कि फाइनली अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें लोगों को डील करने का तरीका आ गया है। खैर अब जल्दी से जाकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जेन के जाने के बाद हम देखते हैं कि जेन की हेल्प करने के साथ साथ शन यीफन का अब उस पर दिल आने लग गया है, इसलिए ही तो वो उसे किसी और के साथ देखकर जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में जेन अपनी कोच के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आती कि ये बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, और तभी उसे शन यीफन का ख्याल आया। अगले लम्हे हेल्प लेने के लिए उसके पास पहुंच आई थी कि प्लीज प्लीज बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। इधर यूवी उसके रूम में उसे ये बताने के लिए आया था कि कल हम कोई और सीन करने वाले हैं, लेकिन वो अपने रूम में ही नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशाओ के बेटे से हो गई थी, जो कि बहुत क्यूट था और वो इसकी क्यूट क्यूट बातें सुन रहा होता है, पर वो इस बात को नहीं जानता था कि ये निशाओ का बेटा है। लेकिन उसका हाथ पकड़कर साथ ले जाते हुए कहने लगा कि चलो बताओ मुझे तुम्हारी मॉम किस फ्लोर पर रहती है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। इधर शन यीफन एक्टिंग करते करते सीरियस हो गया था और जो वो जेन के लिए फील करता है वो सब कुछ कह डाला, जबकि जेन भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी और यहाँ शन यीफन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पर जेन सीन को खत्म करते हुए कहने लगी कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से एक्टिंग की और हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, चलो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट भी हो गया। जेन तो चली गई, बट इधर बेचारा शन यीफन अपने दिल पर हाथ रखकर सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि डॉक्टर्स ने उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन दोबारा शूटिंग का दिखाया गया, जहाँ जेन मास्टर जेंगजू के साथ असैसिन का रोल प्ले कर रही थी, पर यहाँ भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। इस पर मास्टर जेंगजू उसे समझाने लगे कि तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करती रहो, खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इसे शन यीफन आते हुए नजर आया और ये समझ गई कि मुझे किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, जबकि वो भी इसकी शक्ल देखकर समझ गया था और फौरन वहाँ से भाग निकला। असिस्टेंट यूवी भी उसे पूछने लगा कि बॉस आखिर आपको हुआ क्या है, कल से बड़ा अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, और वो बोला कि कुछ भी तो नहीं हुआ, कैसा बिहेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जेन निशाओ को देखकर उनसे पूछ ही लेती है कि क्या आप मुझसे नफरत करती हो। निशाओ बोली कि शायद तुमने सही समझा। जेन ने उसे वजह पूछी, पर निशाओ बोली कि वजह तुम्हें खुद पता होनी चाहिए, और जिस दिन तुम्हें वजह पता चल गई तो शायद तुम अच्छे से परफॉर्म करने लग जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जेन के सामने अचानक से ही शन यीफन आ गया था। जैसे ही उसने इसे देखा तो वो इसे अवॉइड करके जाने वाला था, पर जेन ने उसे रोक लिया कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या। वो बोला कि नहीं तो, और जेन कहने लगी कि मुझे पता है, जब से हमने वो साथ में प्रैक्टिस की थी उसके बाद से तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो। शन यीफन कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि किसी और के साथ प्रैक्टिस करो, वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ। जो कहकर वो जाने लगा था, लेकिन जेन अचानक से उसे पकड़कर दीवार के पास ले आई, जिससे शन यीफन की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। गाइज अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया और इसके बाकी के एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल एक्सप्लेनर जोया को सर्च करें। इस ड्रामा के बाकी के सारे एपिसोड्स आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।